गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एस्किंग स्टडी पॉइंट। और आज फिर से मैं एक नई वीडियो के आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। और जो पिछली वीडियो थी वो साइंस का चैप्टर था फर्स्ट, जो कि भोजन कहाँ से आता है। और आज मैं उसी क्लास का 6th क्लास का सेकंड चैप्टर लाया हूँ, भोजन के घटक। तो बच्चों ये भी वीडियो बहुत ही बड़ी है, तो पूरी ध्यान से देखना। पिछली बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। पिछली वीडियो में भी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया था, और इस वीडियो में भी ऐसे ही सब बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो वीडियो की आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। चलो वीडियो पे चलते हैं। अध्याय 2 भोजन के घटक। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जो कि साइंस का ही था, 6th क्लास का, भोजन कहाँ से आता है। तो आज हम 6th क्लास का ये सेकंड चैप्टर साइंस का लेके आए हैं, भोजन के घटक। और जो फर्स्ट चैप्टर भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो भी देख लें। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं और क्या तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे और चावल, सावर तथा भिंडी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन भी पापड़, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। बच्चों ये जो खाना आपको दिख रहा है इस प्रकार का भी खाना हो सकता है, या सांभर वगैरह साउथ इंडियन अपने अपने देश के अलग अलग प्रकार के खाने हो सकते हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। तो बच्चों कोशिश ये कह रहे हैं करने की कि जैसे कोई भी मांस मच्छी कुछ भी हो, बट उसमें एक अन्न का सामान ज़रूर होता है, क्योंकि हम रोटी ज़रूर खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में वास्तविक क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी के दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा उन सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधियों से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुएं इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध मिलता है। इसमें से कुछ लोगों के लिए वह संभव नहीं हो पाता। इस तरह से विभिन्न व्यंजन हर समय नहीं खाए जा सकते। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ इस तरह के विपरीत का कोई न कोई आहार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? हाँ बच्चों, हमारे शरीर को विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है। कितने खाने में कितना प्रोटीन होता है उस हिसाब से हमें अलग अलग खाना चाहिए होता है। 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है, जो कि पादप कहलाता है। अब ये विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भोजन, जैसे क्षेत्र और राज्य लिख रखा है, पंजाब, आंध्र प्रदेश। और अन्य व्यंजन में क्या आएगा? मक्का की रोटी, चावल, ये हो सकता है। और दाल, मांस का व्यंजन, राजमा, अरहर की दाल तथा रमन, चूरमा जो भी होता है। सब्जियां, सरसों का साग हो सकता है और कुंदरू की सब्ज़ी हो सकती है। ये अपने अपने देश के हिसाब से लिख रखा है। जैसे पंजाब का आपके सरसों का साग लिखा गया है, आंध्र प्रदेश में कुंदरू की सब्ज़ी। और अन्य व्यंजन मतलब खाने के बाद जो अन्य व्यंजन आ जाते हैं, मतलब दही, घी रोटी में चुपर के या वैसे खाते हैं, और मट्ठा, घी, अचार, ये सब हो जाता है उसके बाद। अब ऐसे ही तीसरा कॉलम खाली है, इसमें बच्चों अपने आप लिखोगे कोई ऐसी चीज़, एक देश का नाम लिख दोगे, बिहार या कुछ भी, वहाँ पे खाने जाने वाली चीज़ें लिख दोगे, वहाँ पे चावल और सब्जियाँ क्या खाई जाती है वो लिखोगे। और जो लास्ट में अन्य व्यंजन मतलब दाल, रोटी, सब्जी के बाद भी कुछ अन्य व्यंजन खाया जाता है, दूध, दही, मट्ठा, कुछ भी एनीथिंग आप लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। या जंतु से मिलते हैं,
इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ अन्य आवश्यक घटक होते हैं। इस घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक तत्व की आवश्यकता हमें पड़ती है हमारे शरीर को, तो उसे पोषण कहते हैं। हमारे पोषण के मुख्य पोषक कार्बन डाई, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो इसमें हम बच्चों आगे चल के यही पढ़ेंगे, प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में। अतिरिक्त हमारे भोजन में रुसा तथा जल भी शामिल है। इनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन सभी खाद्य पदार्थों में यह सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधि से हम यह जान सकते हैं कि कच्चे या पके हुए भोजन में कौन सा अधिक पोषण उपलब्ध है। हम बच्चों पहचान सकते हैं कि हम किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है या कम। तो कार्बन डाई, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषण के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करते हैं। हम इन परीक्षणों को करेंगे, बट बच्चों ये ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। बट ये जो आप स्कूल जाओगे तो उसमें साइंस लैब में सर की सहायता से ही करें। ओके बच्चों, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फाइड तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रणालियाँ चाहिए जो कि स्कूल में आपको साइंस लैब में मिल जाएंगी। एक टेबल पर भी आवश्यक होगा। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्चे सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को सत्र 2.2 में दर्शाए गए हैं तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन सभी अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों के सावधानियों से कीजिए और किसी भी रासायनिक को खाने का चखने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ भी हो सकते हैं। यदि आपसे विलयन तक उपलब्ध नहीं तो आपके अध्यापक निम्नलिखित विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। तो बच्चों स्कूल में अगर आप करोगे तो टीचर आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बन डाई उपलब्ध है। कार्बन डाई के कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बन डाई मांड तथा शक्कर के रूप में होते हैं। तो इसमें यही पहचाने की कि वसा कब होता है, प्रोटीन कब होता है, किस खाने में मांड होता है, किस में प्रोटीन होता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। जैसे बच्चों इस चित्र में तुम देख ही रहे होगे, ये मंड के लिए परीक्षण कर रहे हैं। तो आगे ऐसे ही हम और भी परीक्षण पढ़ेंगे ऊपर और नीचे। चलो चलते हैं ऊपर दोबारा। तो इसमें लिखा है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदें टिक्का आयोडीन को मिलाइए। ओके, कॉपर विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फाइड घोलने से बना जाता है। अब बच्चों में जो बताते जा रहा हूँ ना, यही तुम्हें करना है क्लासरूम में जाके साइंस लैब में, और फिर उसका तरीका ही बताऊँगा। कैसा कलर आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है और क्या होता है वो। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कस्टर्ड सोडा घोलने से हमें अमृतकट सोडा मिल जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं बच्चों, किसी में अगर खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की कल्प मात्रा लीजिए। इसे तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालनी है। चित्र 2.1 में दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन। जो खाद्य सामग्री आपने डाली उसमें रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या ये नीला या काला रंग हो गया है? ये नीला या काला रंग हो गया तो इसमें मांड की उपलब्धि दर्शाता है। अगर ये बच्चों जो तुमने सामग्री ली है कच्ची या पकी, उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें मड की उपलब्धि है, मतलब उसमें मड है। तो ये चित्र 2.1 में दिखाया गया बच्चों, जैसे देख सकते हो आप। ये आ गया मड के लिए परीक्षण। ये क्लासरूम में 2 बच्चे कर रहे हैं, ऐसे ही तुम्हें भी करना है। इस परीक्षण को हम किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराए और जांच कीजिए कि किसी में मड अपने परीक्षा में सरल 2.2 में लिखिए, सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब जो प्रोटीन हमें खाने में कितना होता है कैसे पता करेंगे, इसी का परीक्षण करना है, मतलब चेक करना है कि कितना प्रोटीन है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिन खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना, यदि वह ठोस है तो वह उसका पेस्ट बनाइए। कि बच्चों अगर कोई भी ठोस चीज़ है तो उसका पहले क्या बनाना होगा,
पेस्ट बनाना होगा, चूरा बना लीजिए, आवश्यक है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा का पीसकर या मटकर उसे चूरन के रूप में परखनली में डालिए, क्योंकि परखनली में ठोस चीज़ नहीं डाल सकते, उसको पहले चूरन बनाइए और उसके बाद 10 बूंदे जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। उसमें थोड़े 10 बूंदे पानी की डालिए और अच्छे से हिलाइए। अब टिपर की सहायता से परखनली में 2 बूंदे कॉपर सल्फाइड का विलयन तथा 10 बूंदे कस्टर्ड सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2 में अच्छी तरह से हिला के कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बच्चों, उसमें परखनली का पदार्थ देखेंगे क्या हुआ, कुछ बदलाव आया या नहीं आया? तो इसमें चित्र में दिखाया गया है कि तुम्हें ऐसे ही करना है। और बच्चों ये जितने भी प्रक्रियाएं सावधानी से करिए और अपनी सर की निगरानी में करिए। सर ना हो तो ऐसा मत करना कभी। बैगनी रंग हो जाता है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ का प्रोटीन की उपलब्ध दर्शाता है। अगर जो तुमने खाद्य पदार्थ डाला उसका रंग बैगनी हो जाता है बच्चों, तो ये प्रोटीन की उपलब्धि दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में के साथ दोहरा सकते हैं। ओके बच्चों, अगर उसका रंग ध्यान से देखना, अगर बैगनी हो जाता है तो क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा दिखाता है। तो आपको ये पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन में कि प्रोटीन की मात्रा के लिए क्या दर्शाता है, तो बैगनी कलर दर्शाता है। अब वसा के लिए परीक्षण, अब क्या वसा देखना है कि कैसा होता है खाद्य पदार्थ में। ओके, आइए पदार्थ को अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटे। ध्यान रखें कागज़ फट ना जाए। जब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इसमें पर कोई तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकार के सामान लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर खाने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ में तेल के धब्बे खाद्य पदार्थ के वसा की उपलब्धि दर्शाते हैं। बच्चों एक आइडिया और है, आप देखते हो कि घर में अब जब पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तली हुई चीज़ें, तो रोटी वगैरह रखी जाती है, थोड़ी देर बाद कागज़ अलग से धब्बे छोड़ देता है ना कलरपन, तो वो वर्षा का उपलब्धि दर्शाता है। ओके बच्चों, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की मात्रा अधिक होती है, तो इस तरह इन पदार्थों को कागज़ को धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखाने के लिए रख दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ के कुछ जल आए तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में वर्षा की उपलब्धि नहीं है। जो वसा होती है उसकी उपलब्धि अगर होगी तो वो कागज़ क्या होगा, उसमें धब्बापन आ जाएगा। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मान उन सभी खाद्य पदार्थों में उपलब्ध है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ के एक से अधिक पोषण तत्व उपलब्ध होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इसमें से कोई भी पोषण तत्व उपलब्ध ना हो? ये सब आप बच्चों जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने 3 पोषक कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन तथा वर्षा के लिए परीक्षण किया। क्या विटामिन और खनिज, रबड़ जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपलब्ध होते हैं? इन सभी का पोषक की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? अब जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये विटामिन की क्या आवश्यकता होती है हमारे भोजन में, यही सब हम पढ़ेंगे। 2.2 विभिन्न पोषण हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविक यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वसा का समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। ओके बच्चों, तो ये हमें क्या क्या करते हैं, हमारे शरीर में किस किस चीज़ में काम आता है, लाभदायक होते हैं, यही सब हमें इसमें बताएगी। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए होता है, वसा किस लिए होती है, ये सब। तो कार्बन डाइऑक्साइड भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, जैसे चित्र पॉइंट 23 तथा चित्र पॉइंट 24 में दिखाया गया है। तो अब बच्चों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ स्रोत, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जिस खाने से मिलती है वो क्या है? शकरकंदी हो गया, आपका आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गई, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, चावल, गेहूँ। अगर आपको कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो तो उसके स्रोत हैं ये सब, आप खा के कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मात्रा में ले सकते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं इसका ए। अब आप मूंगफली हो गए, बादाम हो गए, गिरी तेल हो गए, ये सारे इसके ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बी, वर्षा के कुछ स्रोत। वर्षा जो वसा होता है ना, उसके स्रोत क्या होते हैं? मांस आप खा सकते हो, मछली खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, मक्खन, दूध, दही, ये सब खा सकते हो। इससे आप वसा की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये पास स्रोत जंतु स्रोत हैं। इसमें से कुछ जो हैं वो खेतों से हमें मिलते हैं, कुछ जो है हमें वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, तो अब अपना आगे नीचे पढ़ते हैं।
इसमें लिखा हुआ चना, मूंगफली, अरहर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब अब भोजन किसके लिए यूज़ होते हैं वो आपको अभी नीचे पता चलेगा। प्रोटीन के लिए, तो इसमें मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, अंडे, इन सब खाने में क्या होता है प्रोटीन। 2.25 में कुछ प्रोटीन पात्र व स्रोत जंतु जो कि हमें कुछ जंतुओं से मिलते हैं, कुछ पात्र पोषण जो कि खेतों से या उससे मिलते हैं। उसके बाद क्या पपीता, और उसके बाद विटामिन सी के लिए क्या होता है संतरा। ये सब चित्र में अपने बाद में पढ़ेंगे अभी। उसके बाद जब तक ये पढ़ लेते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें स्वस्थ रहने के लिए पड़ती है। प्रोटीन युक्त भोजन का पर्याप्त शरीर वर्गीकरण भोजन कहते हैं। चित्र 2.5 जो ऊपर अभी पढ़ेंगे इन सबको, जिससे पहले ये हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों और दांत के मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं, इनमें भी सहायता करती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब बच्चों देखो विटामिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं और किस किस चीज़ के लिए काम आते हैं वो हम ऊपर पढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ विटामिनों के नाम हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, तो उसके बाद ये कुछ स्रोत दिए गए हैं। जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कल्पना मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से। अब इसमें बच्चों हम देखेंगे कौन से विटामिन कौन से खाने से पूरी होती है। अगर विटामिन ए की कमी बच्चों आपको है तो इन स्रोतों से आप पूरी कर सकते हो। जो पपीता हो गया, गाजर हो गया, और उसके बाद विटामिन बी आप किससे कर सकते हो, चावल हो गया, मांस हो गया, गेहूँ। ओके बच्चों, इसकी सहायता से कर सकते हो। उसके बाद विटामिन सी की कमी किससे पूरी करोगे आप, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, ये सब खा के आप विटामिन सी की कमी पूरी कर सकते हो। उसके बाद विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए मछली, अंडे, मांस, मक्खन, दूध, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाओ, आपको विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन डी की कमी सूर्य के प्रकाश से भी हो जाती है। जब हम सूर्य के प्रकाश की रोशनी नहीं ले पाते तो हमें विटामिन डी की कमी किससे पूरी करते हैं, जो अभी ऊपर हमने स्रोत बताए थे। आयोडीन का स्रोत क्या है, पालक, मछली, कच्ची सब्जियां, अदरक इत्यादि। फास्फोरस का स्रोत है दूध, केले, मिर्च, दालें, चावल। उसके बाद लोहा, जो आयरन की कमी हो जाती है उसके लिए पालक हो गया, फ्रूट्स में एप्पल हो गया, सेब, एप्पल, अमरूद हो गया, और मांस। कैल्शियम की कमी के लिए आपको दूध और अंडे ज़्यादा से ज़्यादा पीनी चाहिए, आपको कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। 2.10 में कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिए गए हैं, जो कि 2.10 में हमने आपको बताया है। और ये बच्चों भी हम पढ़ ही चुके थे। हमारे शरीर को विटामिन डी की उपलब्धि किससे, सूरज की रोशनी से ही मिल सकती है। लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी हम नहीं ले पाते गर्मी में जैसे कि, तो हम अपना किससे पूरा करेंगे, ऊपर जो खाने हमने बताया था। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर को उच्च प्रकाश तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के लिए कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दर्शाए गए हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषण होते हैं। अपने भी सरणी 2.2 में प्रश्नों में लिखे समय बात को आवश्यक देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषण की मात्रा दूसरे पोषण की मात्रा से अधिक होता है। उदाहरण चावल में हमें कार्बन डाई की मात्रा पोषण से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध भोजन है। मतलब कार्बन डाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा किससे मिल सकती है, चावलों से। इन पोषक के अलावा हम शरीर को आहार रेशों तथा जल की भी उपलब्धि होती है। आहार रेशों के नाम से भी जाने वाले हमारे खाने में रूसा की पूर्ति मुख्य पोषक उपलब्ध से होती है। रूसा के मुख्य स्रोत साबुत खनिज, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रूस हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करती, फिर भी यह हमारे शरीर को पोषण प्रदान नहीं करती। भोजन की आवश्यकता लवण और इस आहत बढ़ा देती है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर
में सहायता करती है। बच्चों, बहुत सा खाना ऐसा होता है जो कि अंदर हमारे पेट में नहीं पचता, तो रूस ये बिना पचाए खाने को जो निकालते हैं ना, वो हमें सहायता करती है। अब देखो, जल भोजन में उपलब्ध पोषक को अवशेष करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। कुछ अविशेष पदार्थ हैं जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। सामान्य हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन पर हम द्रव रूप से लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उससे भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि इन्हें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो बच्चों, यही कह रहे हैं, जितना पसीने की हमें पसीने नहीं, जितने हमें पानी की ज़रूरत होती है उतना शरीर हमारा पानी ले लेता है। उसके बाद जो वेस्टेज होता है वो पानी अपने आप या तो पसीने के द्वारा या तो आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं उसके द्वारा निकल जाता है। और खाने में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या आप ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काट कर गीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसे निश्चित करें। क्या ऐसा करते समय आपको ऐसी चीज़ के ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चला है जिसकी पानी की अधिक मात्रा होती है, जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तथा हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जैसे कि हो जाती है, जिसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। बहुत सी सब्जियां बच्चों ऐसी आती है जिसमें हमें जल ज़्यादा डालना पड़ता है पानी, और बहुत सी सब्जियां ऐसी आती है जिसमें पानी कम डालें फिर भी सब्जी बन जाती है कि वो उसमें पानी छोड़ता है। असंतुलित आहार 2.3 सामान्य पूरे दिन में जो भी कुछ भी हम खाते हैं उस आहार कहते हैं। हमारे शरीर को वृद्धि के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भिन्न सभी पोषण तत्व उच्च मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषण तत्व ना हमारे आवश्यकता से अधिक हो ना ही हमारे आवश्यकता से कम। मतलब बच्चों, कोई भी पौष्टिक आहार हम खाते हैं वो हम ना तो ज़्यादा पौष्टिक आहार भी नहीं खा सकते और ना ही अपने शरीर से कम। जो हमारे शरीर की लिमिट है हम उसी हिसाब से ही खाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे असंतुलित आहार हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक हफ्ते की अवधि में आप जो भी खाते हैं उससे एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप खाते हैं उसमें कितना सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं। अब हमें पौष्टिक तत्व में क्या क्या लेने चाहिए? तो बच्चों देखो, चने, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंगफली व चने। कीवर्ड भोजन: दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, अंडे का मिश्र, मिक्सी की रोटी, थेपला, अनार के दाने से बने, केला, पालक, श्वेत गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा किसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषण उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अवस्था में भी असंतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही हमारे पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि ये पचने में कोई दिक्कत ना करे, पोषण तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलके उतारने तक यदि सब्जियों में फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि कुछ उसके जो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों को त्वचा से कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज रबड़ होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपलब्ध विटामिन जो होते हैं ना, वो रबड़ वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसी पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषण तत्व को हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाए और बाद में उसे फेंक दिया जाए तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज, रबड़ की हानि हो जाती है। जैसे बच्चों बहुत से चावल पकाते हैं और उसका पानी फिर बाद में फेंक देते हैं तो उसमें पानी में ही प्रोटीन चावलों का चला जाता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्म में नष्ट हो जाती है। विटामिन सी गर्म होते ही नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम
अपने आहार में फल सब्जी कच्ची और समृद्ध करें। जब भी बच्चे कच्ची सब्जियां ज़्यादातर खाने के लिए ही बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि बच्चों को कच्ची सब्ज़ी खानी चाहिए, वो इसी वजह से ही बोलते हैं। पूछो तो सोचा कि हर समय वर्षा और खाना शब्द भोजन की एक कटोरी कार्बन डाई भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वाष्पयुक्त भोजन अधिक ऊर्जा लेना होगा, जो कि फैट वाला होता है। अगर उस प्रकार का लेते हो जैसे कि वो क्या होते हैं भोजन, आपके समोसे, पूरी, रबड़ी, पेठा इत्यादि भोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लेते हो तो क्या होगा, इसमें आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, आप मोटे हो जाओगे। जो फैट वाला खाना होता है वो तला हुआ, वो ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाते हो तो आप मोटे हो जाओगे और आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ओके बच्चों, तो बहुत हानिकारक हो सकता है और आपका मोटापा बढ़ जाएगा, ये जो मैंने अभी बताया है। अब ये अभाव अन्य रोग जो है, अब कहाँ से, यहाँ से। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक चलती है तो वह अभाव से ग्रस्त हो सकता है। एक या अधिक से पोषण तत्व अभाव के शरीर में कर सकता है। वे रोग लंबे अवधि तक पोषक के अभाव के कारण हो जाता है। वह ज़्यादा समय तक क्या होते हैं, बच्चों बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी को पोषण तत्व काफ़ी समय तक नहीं मिल रहा तो वो क्या होएगा, वो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले सकता तो कुछ रोग हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो उन्हें बीमारी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बन डाई दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसे वृद्धि में बहुत अवधि हो सकती है। मतलब जब उसका बड़ी होगी या तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, या उसके बाल जल्दी झड़ने लग जाएंगे, या वो मोटा हो जाएगा, या भी ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहेगा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम उसे झेलनी पड़ सकती है, या तो वो बहुत दुबला पतला होगा। तो यही सब बताया कि बच्चों अगर असंतुलित आहार नहीं खाते, खाने में सही मात्रा से प्रोटीन नहीं होती, तो इन सब की दिक्कतें आपको उठानी पड़ सकती हैं। इस अध्याय में बच्चों आपने जो सब कुछ पढ़ा उसे ढंग से याद कर लें, और इस अध्याय में इतना ही है। आगे हम जो कराएंगे वो इसके जो सारणी अभ्यास में होता है उससे पहले वो हम सब कराएंगे, बट अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। ओके बच्चों, तो आप इस अध्याय को अच्छे से रीड कर लें। एक बार में समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार करें, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो और भोजन हमेशा स्वस्थ भोजन ही खाना चाहिए। इस चैप्टर में हमने यही सीखा है। भोजन के घटक कितने होते हैं वो सीखा है, जिसमें वर्षा, प्रोटीन और रबड़ की मात्रा कैसे निकालते हैं वो सब इस चैप्टर में हमने आज सीखा है। और इसी में हम चैप्टर को सही से पढ़ के जो इसके क्वेश्चन आंसर है उसको हल करेंगे। और बच्चों मैं ओनली क्वेश्चन आंसर को समझाऊंगा, आपको हल अपने आप करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अपने आप ही हल करेंगे। ओके, तो अब इसको पढ़ते हैं, विटामिन और खनिज रबड़। और बच्चों ये वाला जो है चार्ट ये ढंग से पढ़ लेना, विटामिनों वाला, कि जितने भी क्वेश्चन आपके अभ्यास में पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर इसी में से आएंगे। कि विटामिन ए समता दृष्टि, क्या लक्षण होते हैं, कमजोरी दृष्टि, अंधेरा, दांत में रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई बंद हो जाना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से वेरी दुबला पतला, मांसपेशियाँ, ऊर्जा में कमी होना। और विटामिन सी में आपका रूस्प, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब बीमारियां आपको हो जाती हैं। तो बच्चों ये पढ़ लेना, विटामिन सी, विटामिन डी, और कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी से क्या क्या हो जाता है, लोहा मतलब आयरन की क्या जाता है, कमजोरी आ जाती है। आयोडीन से आपको गर्दन में हैजा वगैरह फूल जाना, गर्दन वगैरह जो फूल जाती है आयोडीन की कमी से, वो सब बीमारियां हो जाती हैं। अब ये सारक्स ये जो होता है हमारा, ये इसको पढ़ कर देखते हैं। इसमें भी बहुत से अच्छी याद करने वाली बातें होती हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषण तत्व के नाम कार्बन डाई, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज रबड़ हैं, ये जो हमने पढ़े भी है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार रेशों का जल भी होता है। कार्बन डाई तथा वर्षा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान
करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज रबड़ आवश्यक हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अनुच्छेद किया जाता है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करता है। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, बीमार होने से बचाता है। असंतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषण तत्वों तथा पर्याप्त रूप और जल की उचित मात्रा उपलब्ध कराते हैं। हमारे आहार में लंबे अवधि तक तथा अधिक पोषण तत्व की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम पोषण तत्व नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषण तत्व के नाम लिखिए। तो आपके जो मुख्य पोषण तत्व हैं, मुख्य भोजन है, उनके नाम लिखने हैं। तो आप बच्चों इसमें नाम लिख देना। उसके बाद आता है निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषण जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो कौन से वाले पोषण तत्व हैं, वो इसमें आप लिखना ऊपर से ढूंढ के और पढ़ के। पोषण जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुच्छेद के लिए आवश्यक है वो आप इसमें लिखना है। उसके बाद वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होती है, मैंने बताया था ऊपर विटामिन ए, वो इसमें लिखना है। उसके बाद वह खनिज जो ठीक है अस्थियों के लिए आवश्यक है वो भी ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से देख के लिख सकते हो। तीसरा, दो या दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें से पोषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो कौन सा है, वसा, आहार, रेशे, प्रोटीन या मंड, जो भी हो आप इसमें से लिख लेना। उसके बाद सही या गलत, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यक पूरा कर सकते हैं। अगर सही है तो आप सही है, गलत है तो आप गलत कर देना। ओके बच्चों, वैसे हमें अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है तो इसका आप गलत होगा। असंतुलित आहार अवजन रोगों के रोकथाम की जा सकती है, इसका आप जो होगा आप करना। उसके बाद इसमें क्या पूछा, शरीर के लिए असंतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। असंतुलित आहार में क्या क्या होने चाहिए वो इससे लिखना है, सही है गलत। शरीर को सभी पोषण तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। क्या आप मांस खा के ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? तो ये भी बच्चे पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बहुत से तो शाकाहारी होते हैं, वो मांस खाते ही नहीं, तो वो क्या फिट नहीं रहते। तो ऐसा नहीं है। लेकिन स्थानों को भरिए। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों, ऊपर अभी मैंने उसमें पढ़ा था, उसमें से कर लेना। की कमी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक किसकी कमी से हो जाता है, उसमें लिखा है, उसमें देख के सारणी में से लिख के लिख लेना। विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है, क्या होता है वो आप अपना कर लेना। उसके बाद हमारे भोजन में के अभाव का अधूरी होता है। ओके, ये भी आप उसी में से लिख लेना। उसके बाद ये बच्चों इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो हम ये पढ़ लेना आप अपने आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और आज की और बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।